जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग रेसिस्टेंस, जिसे आप लोग प्रतिरोध कहते हो, उस पर चर्चा करेंगे। और जब हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ा था, तो उसमें हम सब ने देखा था बच्चों कि जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। और फिर आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि भी इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम आर कहते थे, और फिर यहाँ पर आई हो गया आर, जिसको हम लोगों ने रेसिस्टेंस कहा था। और जैसा कि मैंने आप सबसे कमिटमेंट किया था बच्चों कि यह जो रेसिस्टेंस है इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए मैं आप सबके बीच हूँ। हालांकि मेरा जो आई कंडीशन है वो थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी आपके आप लोगों के द्वारा आप लोगों के बीच आकर, है ना, आप लोगों के लिए आप लोगों के बीच आकर के मैं इस कंटेंट को पूरा करूंगा अपने तय कमिटमेंट के अनुसार बच्चों। तो हम लोगों ने ओम्स के नियम में यह देखा था आर रेसिस्टेंस। आज हम लोग इस रेसिस्टेंस के बारे में, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, डिटेल जानेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है रेसिस्टेंस। तो बच्चों, रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध। क्या है यह प्रतिरोध, हम जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम यह जानेंगे कि ये कौन कौन से कारक, इस प्रतिरोध का कारण क्या है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, इसका कारण क्या है, और फिर हम जानेंगे वो कौन कौन से कारक हैं जिस पर इसका मान जो है वो निर्भर करता है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के कारण क्या होते हैं, और वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध का मान क्या करता है, निर्भर करता है। इन चीजों को हम इस पार्ट में देखेंगे। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहां से क्वेश्चंस आप सबसे पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं यह क्या होता है। तो जहां तक प्रतिरोध की बात है बच्चों, तो प्रतिरोध का क्या अर्थ होता है कि जब किसी कंडक्टर से, किसी चालक तार से जब करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके रास्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन, उसके रास्ते में जो बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, किसके द्वारा? चालक तार द्वारा, कंडक्टर द्वारा। उसी बाधा का नाम क्या है बच्चों? रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। क्लियर हो गया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उस चालक तार के द्वारा धारा के प्रवाह में जो बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, उसी बाधा को, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया प्रतिरोध क्या है? यानी अगर प्रतिरोध नहीं रहे तो चालक तार से करंट का प्रवाह जो है बड़ी आसान हो जाता है, और जैसे जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी बाधाएं बढ़ती जाएंगी, यानी करंट को जाने में परेशानियां बढ़ती जाती हैं बच्चों। तो आप लोगों ने देखा रेसिस्टेंस क्या है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है प्रतिरोध का। तो कारण की जहां तक बात है बच्चों, तो चलिए इस कारण को समझने के लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री का बेसिक्स जानते हैं बच्चों। कहता है, आप सभी लोग जानते हो कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो विद्युत की सुचालक होती हैं। इसमें आप लोगों को
कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो धातुएं होती हैं, ये विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो मैंने भी पिछले क्लास में डिस्कस किया था और आप लोगों को बताया था बच्चों कि धातुएं विद्युत की सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना। मैं एक्सेप्शनल जो केसेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। अब कहता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या कंसेप्ट है बच्चों? इस फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या कंसेप्ट है, ये मन में आप सबके प्रश्न आ रहे होंगे। तो चलिए इस पर हम चर्चा करें और समझने समझाने का प्रयास करें कि आखिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या। आप जानते हो कि जितने भी मैटर्स हैं वो अल्टीमेटली एटम से बने होते हैं। एटम के अंदर सेंट्रली प्लेस्ड बहुत ही छोटा, लगभग कितना छोटा, तो लगभग 10 टू द पावर 5 टाइम्स छोटा, है ना, एक स्फीयर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आप सबको पता है बच्चों कि इस न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये सब आपको जानकारी में है इस न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं एल्युमिनियम की, किसकी बात करूं? एल्युमिनियम की। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हो क्या होता है? 2 8 और 3 होता है बच्चों। तो ये जो पहला सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, यानी ये के सेल है, एल सेल है और ये एम सेल है। तो के में 2 हो गया, एल में कितने हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक, है ना बच्चों, एक हो गया। अब ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आपको चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये आपको छठा हो गया, ये आपको सातवां हो गया और फिर ये आपको आठवां इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं बच्चों? तो 3 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है बच्चों, ये जो सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाह्यतम कक्षा में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूरी बढ़ जाने के कारण जो नाभिकीय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस पर चूंकि आप जानते हो धनावेशित होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दूरी ज्यादा होने के कारण कम लगता है। नतीजा ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से निकल करके फ्रीली रूप से उस मेटेलिक सैंपल के अंदर बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई इधर जा रहा है, तो ये अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण का बल होता है, ये बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नगण्य होता है। नगण्य क्यों होता है? क्योंकि यह बीच की दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। जो धातुओं के परमाणु होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, यानी बाह्यतम कक्षा की दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोर्स घट जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के और वो सैंपल में घूमने लगते हैं बच्चों। और घूमने के कारण ये ही इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली रूप से घूम रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अब हम उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं जब हम लोग यह समझ पाए कि कारण क्या है इस प्रतिरोध का। तो बच्चों होता क्या है कि ये मान लीजिए एक चालक तार है ना, जो आप लोग घरों में तार देखते हो बच्चों, तो उस पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक प्लास्टिक कोटिंग लगी रहती है। तो उस प्लास्टिक कोटिंग को जब हटा देते हो आप सब, तो क्या होता है? उसमें हेयर, है ना, हेयर से थोड़े मोटे मोटे, है ना, कई सारे तारों का एक बंडल होता है।
है ना, एक साथ में। तो आपको क्या लगता है, उन तारों के ऊपर से करंट का फ्लो होता है, या तारों के उस जो पतले पतले तार होते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है? तो जवाब है बच्चों कि वो जो तार होते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी मैटर्स होते हैं ना बच्चों, वो सारे मैटर्स के, है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये आप लोग वर्ग 9 में पढ़ के आए हो, 9th क्लास में आप सब इस चीज को पढ़ चुके हो बच्चों। तो होता क्या है एक्चुअली, हम वो एक पतले तार जो उस प्लास्टिक कोटिंग के अंदर रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें होता क्या है बच्चों, कि अब जब एक एटम में से, जैसे एल्युमिनियम की मैंने बात की, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? फ्रीली रूप से घूमते रहते हैं। तो फ्रीली रूप से घूमने का मतलब क्या है? अच्छा, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, तो इस एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? यह पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, वह पॉजिटिव आयन के रूप में, धनायन के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो होता क्या है, जब ये इस मेटेलिक वायर में हुआ क्या, कि ये जो एटम्स थे वह इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यह पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के रूप में सॉरी कन्वर्ट हो गए, है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के रूप में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के रूप में कन्वर्ट हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें से निकले हुए बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये कोई इधर जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन आपको इधर जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन आपको इधर जा रहा है, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन आपको इधर जा रहा है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिन्हें कई बार हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में भी हम जानते हैं। तो कहोगे कि सर जब इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो करंट तो बन ही गया, विद्युत धारा तो बन ही गई। नहीं, करंट, यहां पर करंट की उत्पत्ति, विद्युत धारा की उत्पत्ति नहीं हुई। कहोगे सर चार्ज का तो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, तो ये इसलिए नहीं हुई विद्युत धारा की उत्पत्ति, क्योंकि होता है क्या है, मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, तो उसी समय 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेट फ्लो होता है वो शून्य होता है। इसलिए उस कंडीशन में कोई विद्युत धारा की उत्पत्ति नहीं होती। अब क्या होता है, इस चालक तार में बच्चों, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। यानी एक को हम हाई पोटेंशियल से और एक को लो पोटेंशियल से जोड़ देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रूप से इधर उधर घूम रहे थे, अब उनको फोर्स किया जाता है कि आप अब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करो, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करो। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडम घूम रहे थे, अब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और यही पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो विद्युत धारा यानी आई को बनाते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? अब क्या होता है बच्चों, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, कहां से? लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के तरफ, यानी निम्न विभव से उच्च विभव के तरफ जब चलते हैं बच्चों, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या इनमें जो ये जो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं क्या? इनकी जो गति होती है वो बढ़ती जाती है क्या? ठीक वैसे ही जैसे अगर हम एक पत्थर को, है ना, कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, यानी वो हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे तुम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हो, उसके कारण जब ये नीचे आना शुरू होता है, तो इसका जो गति होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो क्या यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन यहां से जब मूव करना शुरू करते हैं, तो क्या उनकी भी गति लगातार बढ़ती जाती है? तो जवाब होता है नहीं। क्यों नहीं? तो उसका आंसर है बच्चों, कि होता क्या है, कि ये तेजी से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये जो
केटायंस है, जो धनायन है, क्या बच्चों, धनायन, ये धनायन कहां से आ गए, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह पॉजिटिव आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इस चलने के क्रम में क्या होते हैं, इन धनायन से टकराते रहते हैं, उनसे उनका कोलिजन होते रहता है, और यही कोलिजन जो है, अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इससे टकरा गया, तो टकरा के फिर बाउंस बैक भी करेगा। अब बाउंस बैक करेगा तो वो दूसरे आते हुए इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड हो सकता है। तो यह जो कोलिजन है ना, किसका, ये जो फ्लो होता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसका जो कोलिजन है, यही कोलिजन कारण बनता है किसका, रेसिस्टेंस का और प्रतिरोध का बच्चों। अगर ये कोलिजन नहीं हो रहा होता तो फिर प्रतिरोध नाम की कोई चीज सामने नहीं होती। क्लियर हो गया कि प्रतिरोध का कारण क्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव टर्मिनल से, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं कंडक्टर वायर के अंदर, तो कंडक्टर वायर में जो प्रेजेंट धनायंस है, केटायंस है, उनसे इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, और कोलिजन होता है तो फिर उनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर जो आरोपित विभवांतर है बच्चों, उसके वजह से फिर चलना शुरू करते हैं, फिर किसी से टकरा जाते हैं, फिर उनकी वेलोसिटी घट जाती है। इस प्रकार एक कंटिन्यूएशन में एक्सेलरेटेड मोशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन मूव न करते हुए कभी बढ़ा हुआ स्पीड तो कभी घटा हुआ स्पीड से, है ना, मोशन करना शुरू करते हैं, जिससे जिस एवरेज स्पीड से इस टकराने के कारण ये मूव करते हैं, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे याद रखोगे, आगे काम आएगा बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, एवरेज क्यों, क्योंकि कभी बढ़ गया कभी फिर घट गया, टकराने के बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, इस बार बार कोलिजन के कारण इस सरकते हुए नजर आते हैं। कंटिन्यूएशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करने के बजाय ये धीरे धीरे रेंगते हुए नजर आते हैं, और उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है बच्चों। अब आप लोगों के लिए यहां पर एक होमवर्क है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी, लेकिन कुछ आप लोग अपना भी प्रयास करो बच्चों, क्योंकि अगर आप सभी चीजों के लिए टीचर पर टोटली डिपेंड हो जाओगे ना, फिर आपका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपका विकास, बौद्धिक विकास तभी होगा जब हम लोगों का कुछ प्रयास हो और आपका कुछ एफर्ट हो, आपका भी प्रयास हो, तभी जाकर के ये संभव है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न क्या है ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर वायर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसका वैल्यू कितना में होता है। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, उसका वैल्यू जो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक पे, ठीक है, सेंटीमीटर में बच्चों, है ना, चाहो तो आप एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बातें होती हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि कंडक्टर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का औसतन जो वेग होता है वह क्या होता है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं, वो वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो दो बात हमारे बच्चों ने समझ लिया कि रेसिस्टेंस क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह में कंडक्टर के द्वारा, चालक तार के द्वारा, है ना, जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसी अवरोध को हम किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, है ना। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। और हमारे बच्चे पहले से ये जानते हैं कि रेसिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, और उसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसमें कंटेंट था बच्चों, कि वो कौन कौन से कारक हैं जिन पर इस रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है, और यह, है ना, कारक की बात है ना, तो यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, है ना, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिमेंबर, न्यूमेरिकल्स भी इस पर पूछे जाते हैं आप सबसे, ठीक है।
तो चलिए वो कौन कौन से कारक हैं जिस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि पहला कारक जो है वो चालक तार का लंबाई होता है, लेंथ होता है बच्चों, कंडक्टर वायर का, जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरे कारक के रूप में जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ए किसका, कंडक्टर वायर का, उस पर भी रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसे कैसे समझें। तो बेटा होता क्या है कि जब हम लोग घर पर खीरा खाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, खीरा के जो पिल्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, हटाने के बाद में हम ऐसे खड़ा करके ऊपर से फाड़ देते हैं, 2 पार्ट में या 4 पार्ट में, फिर नमक लगा करके हम खा लेते हैं। तो ऐसे फाड़ना को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एक हीरा था, आपने इसको ऐसे फाड़ दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस बोला जाता है। ठीक है। और वहीं पर अब खीरा का जब सलाद बनाना होता है तो खीरा को ऐसे ले लेते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे काटते हैं। ये फाड़ना था और यह क्या हो गया, काटना हो गया। अब इसको अगर हम, एक खीरा है बच्चों, और अगर हम इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो यह जो होता है, ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। तो जब हम काटेंगे तो तार अगर मान लीजिए मोटा है, काटने के बाद में जो ये थिकनेस उसकी देख रही है, अनुप्रस्थ काट कौन सा, काटना को अनुप्रस्थ काट, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। तो हम काटने की बात कर रहे हैं, फाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तार का जो डायमीटर है, ये जो थिकनेस है, जो ऐसे आप देख रहे हो, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग टीएस बोलते हैं, सीएस, क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या बताया, लेंथ पर डिपेंड किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड किया। तीसरी जो बात आती है बच्चों रेसिस्टेंस की, तो वो कहता है कि टेम्परेचर पर, कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है, वह डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करता है, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। और चौथा होता है पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ द मैटर, नेचर ऑफ द कंडक्टर। पर जो कंडक्टर तार है, जो चालक तार है, उसकी प्रकृति पर भी यह प्रतिरोध का वैल्यू निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक हो गए, लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, और तापमान हो गया, और चालक तार की प्रकृति, वह किस तरह के पदार्थ का बना हुआ है। तो चलिए अब हम वन बाय वन करके इसे डिटेल देखते हैं बच्चों। अब आपके सामने है जो मैंने डिस्कस किया कि जो चालक के प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड है, उसमें सबसे पहला क्या हो गया, लंबाई। दूसरा क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा क्या हो गया, पदार्थ की प्रकृति। और चौथा क्या हो गया बच्चों, तो यहां पर टेम्परेचर हो गया। अब हम वन बाय वन करके इसे देखेंगे कि किस प्रकार यह जो प्रतिरोध होता है, इन चीजों पर, इन कारकों पर, इन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, लंबाई। तो लंबाई पर यह किस प्रकार निर्भर करता है, तो उसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको 100 मीटर की दूरी आपको तय करनी है, ठीक है, तो बड़ी तेजी से दौड़ कर जाना हो, तो उसमें ज्यादा परेशानी महसूस करेंगे आप, या फिर आपको 2 किलोमीटर की दूरी दौड़ के जानी हो तब ज्यादा परेशानी महसूस करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको तेजी से दौड़कर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ज्यादा दूरी तय करनी है, तो परेशानियां ज्यादा होगी, और कम दूरी तय करना है, परेशानियां कम होगी। चालक तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा लंबे दूरी तक होगा, तो कोलिजन, जो टकराहट है, वो ज्यादा होगी, और कम दूरी तक होगा तो कोलिजन, टकराहट कम होगी। यानी लंबाई बढ़ेगा
तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर पहले हमारे बच्चों ने देखा कि जो विद्युत जो चालक तार होते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी, प्रतिरोध भी उसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अगर लेंथ को दोगुना बढ़ाएंगे, बाकी चीज कांस्टेंट रहे, लेंथ को दोगुना बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी दोगुना, इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ। तो जिस प्रकार लेंथ बढ़ता या घटता है, प्रतिरोध भी उसी प्रकार घटता या बढ़ता है। इसको हम क्या बोलेंगे लैंग्वेज में, कि जो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया पहला, है ना बच्चों। दूसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस पर क्या होता है, अब मान लो एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन, तो उसमें जहां उसमें आने जाने में ज्यादा परेशानियां होती हैं बच्चों, या सिंगल साइडेड रोड है ना, वहां ज्यादा परेशानियां होती हैं। तो डेफिनेटली आप लोग कहोगे कि अगर रोड चौड़ा होगा तो जाने में परेशानियां कम होगी, और रोड पतला होगा तो कंजेशन ज्यादा होगा, परेशानियां ज्यादा होंगी। ठीक उसी तरह से अगर चालक तार मोटा होता है तो उसमें अगर हम बात करें तो करंट को जाने में कम परेशानियां होती हैं, रेसिस्टेंस कम होता है। और अगर तार पतला हो जाता है तो कोलिजन ज्यादा होने लगते हैं, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर उसका जो एरिया है, मोटाई है, अगर वो बढ़ेगा, बढ़ेगा 4 लेन 6 लेन 8 लेन, तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, कोलिजन घट जाएगा, टकराहट घट जाएगी, मतलब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चों। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये घटेगा। अगर इस तरह का संबंध दो भौतिक राशियों में हो तो आप लोग पहले से जानते हो कि ऐसे संबंध को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या सामने आता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो मोटाई होती है, ये जो डायमीटर होता है, ये जो व्यास होता है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, जो रेसिस्टेंस आर होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। तीसरी बात आती है पदार्थ की प्रकृति। बच्चों, अलग अलग पदार्थ के जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो अलग अलग होती है। किसी में, है ना, कोलिजन्स ज्यादा होने की व्यवस्था होती है, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो किसी में कम कोलिजन के लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑलरेडी नेचर में वो चीजें एग्जिस्टेड हैं। और इस एंगल से देखें तो सबसे अच्छा कंडक्टर जिसमें कोलिजन बहुत कम हो, सबसे बुरा कंडक्टर जिसमें कोलिजन सबसे ज्यादा हो। तो इस एंगल से अगर हम बात करें तो जो चांदी होता है वो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है बच्चों। दूसरे नंबर पर आता है तांबा की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉपर कहते हैं। तो क्या हो गया, अलग अलग चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो धनायंस होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो अलग अलग होता है, इस वजह से बच्चों। और अगला है तापमान, अगला और अंतिम है तापमान। तो प्रायः क्या होता है बच्चों कि जो चालक होते हैं, वैसे पदार्थ जो विद्युत की सुचालकता शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। एक सर्टेन लिमिट तक तापमान के साथ में रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन कंपटीशन के लिए याद रखोगे बच्चों कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, उनका तापमान कुछ सर्टेन रेंज तक, कुछ निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ाने से उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। जबकि जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है बच्चों, मतलब प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो क्या रखोगे याद कि तापमान की बात है तो जो सुचालक होते हैं उनका
तापमान के साथ ही उनका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उनका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा बच्चों। अब हम, तो ये था, आप लोगों ने देखा फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स बच्चों। अब अगर हम बात करें तो ये जो चार चीजें हैं हम लोग के सामने, आ, ये जो चार चीजें हम लोग के सामने आई बच्चों, आ, अब वही बातें जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इस सब स्टेटमेंट के रूप में कि जो चालक की लंबाई होती है उस पर किस प्रकार डिपेंड करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये आप बात जान चुके हो। दूसरी बात अगर देखें हम दूसरी स्लाइड में आए तो ये बात भी आप लोग जानते हो कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जहां ए क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। ये जो तार है, ये जो तार है, ये जो एरिया है, इस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। यह भी आप लोग जान चुके हो। तीसरी बात अगर हम करें तो अलग अलग पदार्थ की प्रकृति पर भी ये जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कि अगर मैं बात करूं तो देखेंगे कि जैसे तांबा है, तांबे यानी कॉपर का बात करूं तो इसका प्रतिरोध कम होता है, जबकि नाइक्रोम जो कि एक प्रकार का एलॉय है, क्या है बच्चों, एलॉय है, उसकी बात करें तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। और तापमान की जहां तक बात है तो आप लोग जानते हो बच्चों कि सामान्यतः धातुओं का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हो बच्चों। अब हम आगे बढ़े तो बच्चों जो हमारे सामने क्या क्या फॉर्मूला आया, पहला आया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया था। दूसरा क्या था, चलो एल हम कैपिटल ही कर देते हैं यहाँ पर एल। दूसरा क्या है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैथ वालों ने हमें बड़ी अच्छी व्यवस्था दे दी बच्चों, हम इन दोनों को चाहे ना तो एक साथ लिख सकते हैं। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको ऊपर, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसे नीचे लिखते हैं बच्चों। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एल के, तो एल ऊपर लिख दिया। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ए के, तो हमने नीचे लिख दिया ए। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया। और हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से पता है कि मैथ से एक और चीजें हमको मिली हुई है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के जगह पर जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, और ये जो कांस्टेंट आता है तो ऐसे कुछ पी जैसा बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखना है पी, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। यहां भी गड़बड़ी है कि रो में एच साइलेंट है, रो ऐसे, और फिर जो बचा हुआ है वो क्या लिख देते हैं, एल बाई ए। यानी एक अलग फॉर्मूला हमारे पास में आ गया जो फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड से बनता है। वह कौन सा फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो प्रतिरोधकता को दिखाता है। किसको दिखाता है, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग बच्चों रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, प्रतिरोधकता, जहां ये रो क्या है बच्चों, प्रतिरोधकता है। तो अब हमें समय इजाजत नहीं देता बच्चों कि इस प्रतिरोधकता पर हम लोग आगे डिस्कस करें बच्चों। जब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में आएंगे आप लोगों के समक्ष, तो इस पर हम फिर से चर्चा करेंगे कि ये प्रतिरोधकता क्या है, ये प्रतिरोधकता क्या है, और फिर हम कंपेयर करके दिखाएंगे आप लोगों से कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। उन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर भी करेंगे बच्चों। तो आगे आने वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसे आप लोग जरूर देखना। और मेरा जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है उसको ढूंढ करके आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखोगे, देखता हूं कितने बच्चे सिंसियर हैं और उसका जवाब दे पाते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।